सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं जैव रसायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव रसायन की डेफिनेशन की। जैव रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। जैव रसायन शब्द कार्ल न्यूबर्ग द्वारा दिया गया। जैव रसायन को पढ़ने से पहले हमें कुछ विशेष परिभाषाएं याद रखनी है। जैसे फर्स्ट है जैव अणु। जैव अणु किसे कहते हैं? तो जीवों के मूलभूत आधारभूत अवयवी कण, जीवों के मूलभूत यानी जीवों के लिए जो आवश्यक होते हैं, मुख्य होते हैं, जिनसे जीवों की संरचना का निर्माण हुआ है, उन अवयवी कणों को हम कहते हैं जैव अणु। जीवों के मूलभूत आधारभूत अवयवी कण जैव अणु कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, विटामिन, वसा, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल आदि जीवों के मूलभूत आधारभूत अवयवी कण जैव अणु कहलाते हैं। इनके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, विटामिन, वसा, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल आदि, ये सब जैव अणु होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, है ना। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल, जो कि सारे जैव अणु है, यानी जीवों के मूलभूत आधारभूत अवयवी कण है। ये क्या होते हैं, इनके कार्य किस प्रकार से होते हैं, इन सभी के बारे में इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे? तो देखो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CH2O का होल y, यहाँ पे x और y कोई नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण होता है। यहां ध्यान देना, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है कि बहुत सारे OH समूह हो, बहुत सारे OH समूह हो, और एल्डिहाइड उसके अंदर क्रियात्मक समूह हो, CHO, एल्डिहाइड को लिखते हैं CHO से। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना, बहुत सारे OH हो और एल्डिहाइड समूह हो। अथवा हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी यानी बहुत सारे तो OH समूह हो और कीटोन, कीटोन क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी बहुत सारे OH समूहों के साथ एल्डिहाइड समूह हो और बहुत से OH समूह के साथ अगर कीटोनिक समूह हो, अथवा ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण भी होता हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ठीक है। देखो फिर देखना एक बार परिभाषा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। पॉली का मतलब बहुत अधिक और हाइड्रोक्सी मतलब OH समूह, एल्डिहाइड इसके अंदर क्रियात्मक समूह होगा। ऐसे ही पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन यानी बहुत सारे तो OH समूह हो और कीटोन है वो क्रियात्मक समूह हो, तो उन यौगिकों को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन अथवा वे पदार्थ जिनके जल अपघटन से इनका निर्माण होता हो, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में हम इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण।
कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर या जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें उपस्थित यूनिट सेल के आधार पर, एकक इकाइयों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरे नंबर पे पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है जल अपघटन के आधार पर। दोस्तों, एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए ये लेसन 8 नंबर का है, जबकि जो प्योर साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 2 नंबर का लेसन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। और कंपटीशन के हर एग्जाम में इस टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये लेसन आपका अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए जेट के अंदर 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पार्ट बायोलॉजी का भी हम पढ़ेंगे। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। तो देखो, मोनोसेकेराइड हम कौन से कार्बोहाइड्रेट को कहेंगे? वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, अर्थात जो और छोटे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं करते हैं, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। यानी ये सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनका और जल अपघटन नहीं कर सकते हैं, इनसे छोटे हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सरलतम होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, है ना। तो ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, क्योंकि ग्लूकोज का हम जल अपघटन करके और छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते हैं ग्लूकोज से, है ना। जबकि आप सुक्रोज लेते हो तो सुक्रोज के जल अपघटन से तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं, तो सुक्रोज को हम मोनोसेकेराइड नहीं कह सकते हैं। मोनोसेकेराइड कौन से होंगे? जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते हैं, जैसे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। जैसे फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, C6H12O6। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान है, लेकिन इसको तो हम ग्लूकोज कहते हैं, इसको फ्रक्टोज कहते हैं। ऐसा क्यों? तो इसको भी देखते हैं। देखो, अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्लूकोज के अंदर जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है। ग्लूकोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो एल्डिहाइड होता है, जबकि फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कीटोन होता है। फ्रक्टोज में जो क्रियात्मक समूह होता है वो कौन सा होगा? कीटोन होगा। जबकि एल्डिहाइड की बात करें तो, जबकि ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड। तो दोनों का अणुसूत्र समान होता है, परंतु दोनों के अंदर यानी ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाएगा और फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। तो दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह में भिन्नता होती है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन से कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसेकेराइड, क्योंकि ये सबसे सरलतम होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, इनसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा जो कि 5 कार्बन परमाणु वाली होती है, जो आरएनए में पाई जाती है।
आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा, ये भी एक प्रकार की मोनोसेकेराइड होती है। आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शर्करा भी मोनोसेकेराइड होती है। इसी प्रकार डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये भी मोनोसेकेराइड है। इनका भी हम जल अपघटन करके इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड आसानी से बता सकते हो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सरलतम होते हैं, जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जिनसे और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज शर्करा जो कि आरएनए में पाई जाती है, और डीएनए में पाई जाने वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ये सब मोनोसेकेराइड हैं। दूसरा वर्गीकरण है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जलपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जलपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। वह कार्बोहाइड्रेट जो जलपघटित होकर 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड की इकाइयां, यानी 2 भी प्राप्त हो सकते हैं, 3 भी, इसी प्रकार 10 तक जो इकाइयां देंगे उन्हें हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें सुक्रोस, सुक्रोस C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर हम सुक्रोस का जल अपघटन करते हैं, सुक्रोस का जल अपघटन करते हैं, तो एक तो हमें प्राप्त होगा ग्लूकोज और दूसरा हमें प्राप्त होता है फ्रक्टोज। एक तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज, और दूसरा हमें प्राप्त होगा फ्रक्टोज। एक तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, दूसरा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से हमें 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त हुई है। इसलिए सुक्रोज को हम ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड देते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने सुक्रोज का जल अपघटन किया है, और सुक्रोज का जल अपघटन करते ही एक तो ग्लूकोज का अणु प्राप्त हुआ है और एक फ्रक्टोज का, तो सुक्रोज को हम ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। अब याद रखना, ओलिगोसेकेराइड को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ओलिगोसेकेराइड जिनसे 2 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उन्हें डाइसेकेराइड कह सकते हैं। जिनसे 3 प्राप्त होते हैं उन्हें ट्राइसेकेराइड कहते हैं। जिनसे 4 प्राप्त होते हैं उन्हें टेट्रासेकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार जिनसे 5 प्राप्त होंगे उन्हें पेंटासेकेराइड कहेंगे। जिनसे 6 मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे उन्हें हेक्सासेकेराइड कहते हैं। ध्यान देना, ओलिगोसेकेराइड जल अपघटन करने पर 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं। 2 देने वालों को डाइसेकेराइड कहते हैं, 3 देने वालों को ट्राइसेकेराइड कहते हैं, 4 इकाइयां देते हैं उन्हें टेट्रासेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड का अभी हमने एग्जांपल पढ़ा है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो हमें 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से 2 मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त हुई है, इसीलिए सुक्रोज को हम कहेंगे डाइसेकेराइड। रेफिनोस का अगर जल अपघटन करते हैं तो इससे 3 मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है, इसलिए रेफिनोस को कहते हैं ट्राइसेकेराइड। और स्टेकियोज के जल अपघटन से 4 मोनोसेकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती है, इसलिए स्टेकियोज को कहते हैं टेट्रासेकेराइड। तो आसानी से बता सकते हो ओलिसेकेराइड को। इसके पश्चात 3rd नंबर पे है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 10 से अधिक यानी अत्यधिक संख्या में
पॉली का मतलब बहुत अधिक, पॉली हम लगाते हैं बहुत अधिक के लिए, ठीक है। तो वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड की इकाइयां देते हैं पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, स्टार्च अगर स्टार्च का हम फॉर्मूला देखें तो C6H10O5 का होल एन, ये स्टार्च है जो कि एक पॉलीमर होता है, एक भवलक होता है, इसमें बहुत सारे अणु जुड़े रहते हैं। अगर हम इसी स्टार्च का जल अपघटन करते हैं तो स्टार्च के जल अपघटन से हमें अत्यधिक संख्या में ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। अगर स्टार्च का हम जल अपघटन करेंगे तो अत्यधिक संख्या में हमें ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं, इसलिए स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है क्योंकि स्टार्च के जल अपघटन से अत्यधिक संख्या में हमें ग्लूकोज, जो कि मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, तो स्टार्च के जल अपघटन से हमें अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं। तो आसानी से बता सकते हैं हम पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देखें तो सेल्यूलोस, सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस जिससे कि कोशिका भित्ति यानी पादपों के अंदर कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड होता है। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, इसलिए ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। जंतुओं में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, जबकि पेड़ पौधों के अंदर भोजन स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहता है। तो ग्लाइकोजन को प्राणी स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन ये सभी सरल पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आते हैं, जबकि पेप्टिन है, लिग्निन है, जिनसे कोशिकाओं भित्ति वगैरह बनती है, पेप्टिन है, लिग्निन है, ये सभी जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आते हैं। तो पॉलीसेकेराइड को भी अगर चाहो तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक तो सरल और एक जटिल। तो सरल के अंदर तो आप पढ़ोगे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और जटिल के अंदर हम पढ़ते हैं पेक्टिन है, लिग्निन है, इनको पढ़ेंगे हम पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार से बनते हैं, इनकी संरचनाएं क्या होती है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। थैंक यू।